हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे पैगासस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग बात करेंगे किससे रिलेटेड, संविधान सदन से रिलेटेड। अभी कुछ टाइम पहले अगर आप देखो तो एक नया संविधान भवन हमारे लिए बनाया गया था। तो अब ये संविधान सदन क्या है, हम इससे रिलेटेड बात करेंगे। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन, ऐसा समझो एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, एक बहुत अच्छी बात आई है। किसके लिए खबर है आपके पास? वुमेन्स के लिए, यानी महिलाओं के लिए एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी न्यूज़ आई है। ओके, अभी तक पूरी तरीके से इस पर फैसला नहीं आया है, लेकिन काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, तो हम इन दोनों को आज डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले अगर आप बात करें तो एज द प्रोसीडिंग ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट शिफ्ट, क्या हुआ मैंने आपको बताया। हमारे पास क्या था, एक पहले ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग है। ओके, ओल्ड पार्लियामेंट है और एक न्यू पार्लियामेंट है। ओके, न्यू पार्लियामेंट की बिल्डिंग है। ओल्ड पार्लियामेंट से अब शिफ्ट किया गया है नए पार्लियामेंट पे। अगर आपको पता हो, एक नया संसद भवन बनाया गया है किसके अंदर, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, इसके अंदर एक नया संसद भवन का निर्माण हुआ था। तो अब क्या हुआ, इंडियन पार्लियामेंट टू शिफ्ट, नए जो बिल्डिंग बनी है, नई बिल्डिंग में उन्होंने शिफ्ट किया है। सारे जो एमएलएस है, जितने भी मेंबर्स है लोकसभा की, राज्यसभा की, जो भी मेंबर्स है, प्राइम मिनिस्टर, ये क्या पैदल चल के गए। जो पुराना वाला जो संसद भवन था उसमें आखिरी दिन था, नए वाले संसद भवन में पहला दिन था। आपको पता है, जैसे कि अगर आपको ध्यान हो तो पुराना वाला बिल्डिंग है, उसके जस्ट सामने नया वाला बिल्डिंग बनाया हुआ है। ठीक है, आराम से पैदल जा सकते हैं। तो जितने भी मेंबर्स हैं संसद के, वो सब पैदल पैदल जय जय हिंद का नारा लगाते हुए नए वाले बिल्डिंग में गए। ओके, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, जो अब नया पुराना वाला जो बिल्डिंग है उसको संविधान सदन या फिर कॉन्स्टिट्यूशन हाउस के नाम से जाना जाएगा। संविधान सदन, कॉन्स्टिट्यूशन हाउस ट्रांसलेटेड वर्जन है। ओके, इस नाम से जाना जाएगा। पुराने सदन भवन को किस नाम से जाना जाएगा, संविधान सदन के नाम से। ओके, नेक्स्ट। अब देखो, हम बात करें तो हमारा जो पुराना जो ओल्ड संविधान भवन है, पुराना जो पार्लियामेंट हाउस है, वो क्या है, उनको डिज़ाइन किन्होंने किया था, तो उनको डिज़ाइन किया था सर एडविन ल्यूटिन्स ने और हर्बर्ट बेकर ने। ठीक है, ये दो जने डिज़ाइनर थे पुराने वाले पार्लियामेंट बिल्डिंग के। और जो हमारा न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है, ओके, जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है, इसको डिज़ाइन किन्होंने किया है, तो इसको डिज़ाइन किया है आपके विमल पटेल। ओके, इसको किन्होंने डिज़ाइन किया है, विमल पटेल ने। जो पुराना वाला बिल्डिंग है 1927 में बन के रेडी हो गया था। इसका शिलान्यास यानी कि फाउंडेशन स्टोन जो होता है ना, पहली ईंट कब रखी थी जो पुराने वाले पार्लियामेंट बिल्डिंग है, 1921 में। ओके, बन के लगभग 6 साल बाद बन के तैयार हो गया, 6 साल बाद, और 1927 में रेडी हो गया था। ओके, तो अब जो हम वापस पॉइंट पे आते हैं, ये तो पहले की बातें कर ली कि कब आया, कब क्या हुआ। ओके, अब आते हैं आज के टाइम पे। अभी क्या, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिमेंबर किया, यानी याद किया, किनको, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है, आज़ाद भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ही सिग्नेचर किया था, उन्होंने ही जो पहली जो आज़ाद भारत था उसको नेतृत्व किया था। ओके, तो उनको याद किया। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, अब देखो जो हमारा पुराना वाला बिल्डिंग है बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकल है, क्योंकि उसमें ही पहली आज़ादी की सांस ली गई थी। उसमें ही सिग्नेचर हुआ था कि अब हम फाइनली जो भारत है अब आज़ाद है, किनसे, अंग्रेजों से। ओके, प्रधानमंत्री ने क्या किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद किया, साथ ही उनके सिग्निफिकेंस, इस बिल्डिंग के सिग्निफिकेंस क्या हिस्टोरिक चीज़ें थी उनको याद किया, उसके बारे में अपने स्पीच में बताया। अब क्या है, द रिमेनिंग पार्लियामेंट बिल्डिंग, अब ये क्या है, जो पार्लियामेंट बिल्डिंग को संविधान सदन, उन्होंने क्या कहा, अब हम पार्लियामेंट बिल्डिंग को संविधान सदन से नाम से जानेंगे। तो संविधान सदन जो नाम है, ये सिर्फ एक जेस्चर नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ एक मीन्स अच्छे ऐसे बस बताने के लिए नहीं है कि हमने इसका नाम दिया है। हाँ, ठीक है, ये क्या है, एक कमिटमेंट है, मीन्स हम एक निश्चय कर रहे हैं, कमिटमेंट है टू प्रिजर्विंग, हम प्रिजर्व कर रहे हैं, बचा रहे हैं इंडिया की डेमोक्रेटिक हेरिटेज को। उसमें इंडिया आज़ाद हुआ था, इंडिया को डेमोक्रेसी मिली थी। आपको पता है, जब से इंडिया आज़ाद हुआ है तब से हमारे पास डेमोक्रेसी है ना, इंडिया डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमेशा से रहा है। तो
ये हमारे डेमोक्रेटिक का हेरिटेज है, एक तरीके से हेरिटेज मीन्स हमें हमारा बहुत बड़ा इतिहास है, ठीक है, उसको हमें संभाल के रखना है। ओके, पीढ़ियों, और क्या है कि हमारे पीढ़ियों तक के लिए इसको संभाल के रखना है। द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग विल सर्व एज द मॉडर्निटी एंड प्रोग्रेस। जो नया पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो तो मॉडर्निटी यानी कि नए ज़माने के लिए। आपको पता है जो नया पार्लियामेंट बिल्डिंग हमने बनाया वो कैसा है, उसमें सारा मॉडर्न चीज़ें यूज़ करा है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, बहुत सारी हाई से हाई टेक्नोलॉजी यूज़ की है। साथ ही साथ हमारा जो कल्चर है, ओके, हमारा कल्चर को भी पूरी तरीके से उसमें ध्यान रखा गया है। पर हमारा जो पुराना बिल्डिंग है वो बहुत साल पहले बना था, है ना, बहुत साल पहले बना था, तो वो क्या करता है, वो हिस्ट्री बचा के रख रहा है, हमारी पूरी कंट्री का हिस्ट्री, हमारी पूरी कंट्री का कल्चर, वो सब कुछ बचा के रख रखा है। उसने बहुत कुछ देखा है हमारे 1947 से लेकर अभी तक का 2023 तक का जितने भी लॉज बने, क्या अमेंडमेंट्स हुआ, कुछ भी हुआ, वो सब कुछ हमारे पुराने संसद भवन ने देखा है। तो हमें उसको बचा के रखना ज़रूरी है। क्यों? हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए, हमारे जो आने वाली जनरेशन है उसको पता तो चलना चाहिए हमने क्या देखा है ना, उनको बताने के लिए कि हम कहाँ से स्टार्ट होकर फाइनली कहाँ तक अब आ गए हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल सेट करने के लिए। ओके, तो अगर हम बात करें अब आगे द संविधान सदन की अगर हम बात करें, इट विल रिमेन द टाइमलेस रिमाइंडर। एक क्या होगा? टाइमलेस रिमाइंडर है हमारे लिए कि ये क्या याद दिलाएगा हमें, हमारा डेमोक्रेसी याद दिलाएगा, लोकतांत्रिक जड़ें याद दिलाएगा, डेमोक्रेटिक के रूट्स याद दिलाएगा। ओके, निहित सिद्धांत, जो भी हमारे सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं, इसने जो इतने सालों से जो बचा के रखा है हमारे लिए, इतनी सारी चीज़ें देखी है हमारे इस पार्लियामेंट हाउस ने, वो सारा कुछ वो हमारे लिए बचा के रखेगा। किसके लिए? हमारी जो न्यू जनरेशन है, हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए, और सबके लिए एक नॉलेज के रूप में, एक इतिहास के रूप में उन सब के लिए बचा के रखेगा। ठीक है, तो ये हमने क्या बात करी? ये सब हमने बात करी संविधान सदन के बारे में। ओके, ये हमने अभी बात करी संविधान सदन के बारे में। अब जैसे ही ये संविधान सदन की बात करते हैं तो मैंने क्या कहा कि जो ओल्ड पार्लियामेंट था उससे मेंबर्स कहाँ आ गए? न्यू पार्लियामेंट हाउस। ओके, नए सांसद भवन में आ गए सारे जो। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक स्पेशल सेशन हुआ। ओके, मोस्टली जो स्पेशल सेशंस होते हैं वो कब होते हैं? वेडनेसडेज को। ओके, जो वेडनेसडेज होते हैं बुधवार को, उस दिन होता है, वेडनेसडेज को होता है। ओके, पर क्या हुआ, मंडे की इवनिंग में एक सेशन बुलाया गया, एक बहुत ही अर्जेंट सेशन बुलाया गया जिसमें एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन हुआ। हम उस बारे में बात करेंगे अभी क्लास स्टार्ट करने के पहले मैंने आपको बता दिया था कि हम किस बारे में बात करेंगे? वुमेंस के लिए। ओके, यानी महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी बात है। आपको पता है कि अभी हमारे कंट्री में, अगर मैं बताऊँ आपको, तो अभी हमारे कंट्री में अगर आप जनसंख्या की बात करो तो लगभग 50% मेल्स है, 50% फीमेल्स है, वही 50% ही महिला है। ओके, 50% ही महिला है पहला, और 50% ही पुरुष है, 50% ही पुरुष की संख्या है हमारी कंट्री में। पर क्या अगर यही चीज़ अगर मैं बहुत सारे सेक्टर्स में लूँ, अगर आप प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हो या पब्लिक सेक्टर की बात कर रहे हो, ठीक है, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, इनकी बात कर रहे हो, तो फिर भी अब लगभग ठीक है। पर अगर यही चीज़ मैं अभी कहाँ देखूँ? सरकार में, ठीक है, गवर्नमेंट में, तो ये रेशियो बिल्कुल इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये अनुपात बिल्कुल भी सही नहीं है। मीन्स अगर आप देखो तो क्या है कि हार्डली 10%, 10 से 15 मान लो, ज़्यादा 15%, 10 से 15% महिलाओं की भागीदारी है। बाकी सारा अगर टोटल 100% है, ओके, तो उसमें से 10 से 15 ही महिलाओं की भागीदारी है सरकार के अंदर, जो MLAs हैं, ठीक है, इन सब में सिर्फ 10 से 15%। तो हम बहुत ज़रूरी है कि महिला जो है, जो वुमेन वर्ग है, इनको अपलिफ्ट करें, इनको उठाएं, इनको बताएं कि है ना, इनके लिए एक सीट रिजर्व करें कि इनको भी पार्ट लेने की ज़रूरत है। क्योंकि बहुत सारे मुद्दे होते हैं जो महिलाएं आगे लेकर आ सकती है। ठीक है, महिलाओं के जो मुद्दे हैं महिलाएं अच्छे से समझ सकती है, तभी देश पूरा का पूरा एक साथ आगे बढ़ेगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी के ऊपर एक बिल आया है, ठीक है, बिल आया नहीं है, इस पर बात हुई है, इसी एक अर्जेंट सेशन बुलाया गया है उस पर। द यूनियन कैबिनेट। अब सबसे पहले यूनियन कैबिनेट क्या होता है? यूनियन कैबिनेट क्या होता है? इसको प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो लीड करते हैं। ओके, तो यूनियन, और अगर कोई से बिल पास करना है, ठीक है,
कोई भी बिल पास करना है तो उसको कैबिनेट सबसे पहले यूनियन कैबिनेट से पास होना जरूरी है। अगर यूनियन कैबिनेट ने पास कर दिया तो ही उसे आगे अप्रूवमेंट मिल जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ अप्रूव्ड, उन्होंने अप्रूव कर दिया है द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बिल टू प्रोवाइड रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज। पार्लियामेंट में और स्टेट असेंबलीज में, मीन्स लोकसभा में, ओके, लोकसभा में और जो स्टेट असेंबलीज है उसमें, राज्यसभा में नहीं, ओके, राज्यसभा में नहीं, ओनली लोकसभा एंड स्टेट असेंबली जो है उसके अंदर, ओके। क्या करा है, प्रोवाइड कर दिया है, मीन्स ग्रांट कर दिया है, दे दिया है कि ठीक है हम वुमेन्स को रिजर्वेशन देंगे। ऐसा किसने, यूनियन कैबिनेट ने एक बिल पास किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सदन और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान किया है। कितना परसेंट का प्रदान किया है, आगे बढ़ते हैं, 33%, ओके, कितना किया है, 33%। अब ये 33% का मतलब ऐसा नहीं है कि अगर टोटल 100 जने हैं तो उसमें 33% यानी 33 महिलाएं होंगी, ओके, ऐसा नहीं है। हर एक स्टेट, जैसे अगर मैं बात करूँ कैटेगरीज की ही बात कर लो, अगर अपन बात कर रहे हैं जनरल कैटेगरी की, ओबीसी की, एससी की, एसटी की, तो हर एक कैटेगरी में 33%, ओके, हर एक कैटेगरी वाइज 33% की बात हो रही है। ऐसा नहीं कि टोटल जो है, तो इसमें तो क्या होगा, अगर टोटल में करेंगे तो किसी स्टेट में ज़्यादा हो जाएंगे, किसी स्टेट में कम हो जाएंगे, स्टेट वाइज भी चलेगा और साथ ही साथ कैटेगरी वाइज भी चलेगा, ओके। अब बात करते द यूनियन कैबिनेट मेट ऑन मंडे, कब मिले, मंडे को, अभी बताया मैंने, मंडे को। जनरली ये मीटिंग्स कब होती है, जो स्पेशल सेशंस होती है वेडनेसडे को होती है, पर ये मीटिंग कब बुलाया गया, मंडे को, लेट इवनिंग में बुलाया गया, लगभग 6:30 बजे, ठीक है, 6:30 बजे ये मीटिंग बुलाई गई। यूजुअल सेड मैराथन मीटिंग्स, यानी मीटिंग बहुत ही फास्ट, कितने जल्दी, 1.5 घंटे में ये फैसला सुना दिया गया कि ये बहुत ही अच्छा बिल है, हम इस बिल को आगे पास करेंगे, हम ये बिल लेकर आएंगे हमारे सरकार के लिए। और ये जो बिल है, ये देखो पार्लियामेंट से ही ये बिल पास हो रहा है, पार्लियामेंट से ही ये बिल पास हो रहा है। और किसके लिए पास हो रहा है, पार्लियामेंट के लिए ही पास हो रहा है, पार्लियामेंट के लिए है और पार्लियामेंट से ही पास हो रहा है, क्योंकि जो है लोकसभा और जो स्टेट असेंबलीज हैं इनके मेंबर्स के लिए ही है। लोकसभा, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो अगर आप वुमेन की रिजर्वेशन की बात करूं तो आप देखते हो लगभग काफ़ी सारी जगह है जहां आप वुमेन को रिजर्वेशन मिलती है, पहले से ही मिल रही है। अब आप कहोगे कि ये इक्वलिटी नहीं है कि आप वुमेन को रिजर्वेशन दे रहे हो, मैन को नहीं दे रहे हो। ऐसा होता है कि ना, किसी अगर कोई जो वर्क है वो आपको एक बार पुश करना ज़रूरी होता है उसको एक लेवल पे लाने के लिए, उसके बाद आप चीज़ हटा दो, ठीक है, जब दोनों चीज़ इक्वल हो जाए उसके बाद आप हटा दो, तब इक्वलिटी होती है। अगर कोई चीज़ यहाँ है बहुत डाउन में और कोई चीज़ इतनी ऊपर है, तब आप इसको इक्वलिटी नहीं कह सकते, इनको इक्वल नहीं कह सकते, ठीक है। पहले इस चीज़ को यहाँ तक लेकर आओ, तब इक्वलिटी कहलाती है। आगे चलते हैं, ओके। अटेम्प्ट, अब क्या है, ये जो वुमेन के लिए जो बिल थी, ठीक है, इस बिल के लिए पहले भी बात हो चुकी है, ठीक है, बहुत पहले से बात चल रही है। अगर मैं 1996 की बात करूँ तो इससे भी पहले, ठीक है, जब अगर ऐसा मानो कि जब सरोजिनी नायडू थी, सरोजिनी नायडू को जानते हो, बहुत जानते ही होगी। सरोजिनी नायडू का बहुत बड़ा रोल था हमारे इंडिपेंडेंस में, हमारे संविधान बनाने में। जो हम संविधान पढ़ते हैं, संविधान के बारे में जो जानते हैं, उनमें बहुत बड़ा रोल था इनका। तो इन्होंने उसी टाइम बताया था, ठीक है, उसी टाइम इन्होंने बात कर ली थी कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि महिलाओं को अपलिफ्टमेंट मिले, महिलाओं को भी इंटरेस्ट आए, महिलाओं को भी इस फील्ड में आप लेकर आओ ताकि वो आगे से आगे इस फील्ड में भी बढ़ सके, ओके। द पास्ट सिंस 1996 सेवरल अटैम्प्ट्स, बहुत सारे अटैम्प्ट्स किए गए हैं इस चीज़ को लेकर आने के लिए, बहुत सारे अटैम्प्ट्स हैं टू मेक अ लॉ, एक लॉ बनाने के लिए, रिजर्वेशन फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए आरक्षण के लिए बहुत सारी ऐसी मीटिंग्स की है, पर ये क्या, कुडंट पास, कभी भी पास नहीं हो पाई, हमेशा क्या हो गई, फेल हो गई, हमेशा विफल रहे हैं, ठीक है। पर क्या हुआ, 2008 में ये बिल वापस आता है, ठीक है, इसको कहते हैं 2008 का 108th अमेंडमेंट, ओके। 2008 में ये बिल वापस आता है और 2010 में ये राज्यसभा से पास भी हो जाता है। पर वही है, उस समय किनकी सरकार थी, देवे गौड़ा जी की सरकार थी, तो उस समय सरकार में थोड़े उतार चढ़ाव चल रहे थे, इसलिए ये बिल तब पास हो नहीं पाई थी, ओके। 2010 यूपीए गवर्नमेंट सी कुड पास द बिल इन द अपर हाउस, राज्यसभा में तो ये बिल पास हो जाती है, बट लोकसभा में
प्रेशर्स की वजह से, यानी कि ऑपोजिशंस की वजह से, और भी लोग जो ओपोनेंट्स थे, जो विपक्ष होते हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर डाला, जिसकी वजह से उस समय ये बिल पास नहीं हो पाए। अभी हम बात करेंगे इसी बिल की, जो 108 में जो 108th अमेंडमेंट की जो बात हो रही है। ओके, इसी के बारे में हम बात करेंगे, ये बिल आखिर कहता गया है। ओके, हाँ, चलो चलते हैं। द रूलिंग एनडीए its supporter VGD and take the opposition party such as कांग्रेस, BRS, लेफ्ट। अब क्या है, जो अभी की अगर बात करूँ तो अभी क्या है, लगभग सभी सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे ही गवर्नमेंट ने बताया कि गवर्नमेंट इस बिल पे बात कर रही है, 108th अमेंडमेंट वाली जो बिल है इस पे बात कर रही है, ठीक है, इस पे सेशन चल रहा है गवर्नमेंट में, मीन्स पार्लियामेंट में। तो क्या हुआ कि जयराम जो है, जो जयराम रमेश है, उन्होंने फटाफट एक ट्वीट कर दिया। क्या? एक बहुत पुराना ट्वीट था, किनका? राहुल गांधी जी का। ओके, राहुल गांधी जी का एक बहुत पुराना ट्वीट था, उस ट्वीट को रीट्वीट किया और बताया कि इस बारे में तो राहुल गांधी भी इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। मीन्स अभी जो फिलहाल है, आपको कांग्रेस भी सपोर्ट कर रही है, जो ओपोनेंट जो पार्टी से, तो अभी बहुत ज़्यादा ऐसा है कि इस बार ये बिल पास हो जाएगा, ठीक है। टुगेदर द बिल विल बी एंजॉय और सपोर्ट। कितना? 431 मेजोरिटी। देखो आप, लगभग 543 सीट्स होती है लोकसभा में, उसमें से 431 लोगों ने अप्रूव कर दिया है कि ये बिल पास होगी। मीन्स इतने लोगों के अप्रूवल मिल चुके हैं। साथ ही साथ अगर राज्यसभा की बात करूं तो उसमें भी कितने हो गए हैं? टोटल 250 सीट्स होती हैं, तो 250 में से 175, यानी यहाँ भी मेजोरिटी लोगों ने हाँ कर दिया है कि हाँ ये बिल पास होना चाहिए। तो हमें काफ़ी हद तक मेजोरिटी मिल गई है कि ये बिल पास होना चाहिए, तो यानी अब ये बिल पास हो जाएगा। अभी तक हुआ नहीं है। आगे बात करते हैं द वुमेन्स रिजर्वेशन सीख। अब ये क्या करता है? 33%। मैंने आपको बताया कि ये कितना रिजर्वेशन देगा? 33% का रिजर्वेशन देगा। एक्सप्लेन अभी किया ही था मैंने। 33%, यानी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 100 में से डायरेक्ट 33 लोग, नहीं, ऐसा नहीं है, स्टेट वाइज होगा। अब देखो, अगर बात करें तो क्या होता है कि अगर सिर्फ और सिर्फ मान लो, अगर गुजरात की बात करो, ठीक है, तो मान लो गुजरात में 33% दे दिया। ओके, तो इसमें क्या होगा कि एक जगह पे बहुत सारी महिलाएं हो जाएंगी, बाकी जगह नहीं होंगी। 33% में हर एक स्टेट्स को मिला के, हर एक जगह पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही स्टेट, 2-3 स्टेट मिला के 33% का कोटा पूरा कर दो, बाकी जगह मेल रूल कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। बहुत ही ज़्यादा क्लियर वे में बहुत कुछ अमेंडमेंट आएगा। जब बिल पास होगा तो इसमें सब कुछ डिटेल में होगा, तब हम फिर से डिस्कस करेंगे क्या क्या आए हैं। 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट। जो शेड्यूल कास्ट है और शेड्यूल ट्राइब है उनके लिए 1/3, यानी जो 33% भी है, तो जो 33% मीन्स, अब ये 33% को अगर आप कैलकुलेट मान लो, तो अब 33% को अब हम 100% मान रहे हैं, तो अब 100% का अब 1/3। ओके, अब इसका 1/3%, यानी 1/3 किसके लिए? शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए और शेड्यूल कास्ट के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए ये रिजर्व रहेगा। ओके, अब आगे चलते हैं। अब क्या है, ये जो रिजर्व, ये जो सीट्स रहेगी वो रोटेशन बेसिस पे रहेगी। रोटेशन मीन्स, अब देखो, अगर मान लो मुझे पता चल गया, मैं महिला हूँ, मुझे पता चल गया कि यहाँ पे महिला के लिए सीट रिजर्व्ड है, तो हर साल मैं यहाँ, अब मान लो मेरा काफ़ी दबदबा है इस एरिया में, अब मैं इसके लिए आ गई, ठीक है। अब मुझे पता है हर साल मैं काम करूँ नहीं करूँ, कुछ भी हो, मैं ही आगे है ना MLA बन रही हूँ, तो इससे क्या होगा? उस एरिया अफेक्टेड होगा, वो एरिया अच्छे से डेवलप नहीं होगा, क्योंकि उस इंसान को पता है कि वही जीतेगा, कुछ भी हो जाएगा वही जीतेगा। तो इसलिए क्या है, रोटेशन है, रोटेशन रखना बहुत ज़रूरी है। मीन्स अगर अभी रिजर्वेशन यहाँ की सीट पे है तो नेक्स्ट टाइम कहीं और की सीट पे होगी। ओके, तो ये रोटेशंस करना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। द बिल सेज, ये बिल्स क्या, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन शेल सीज एग्जिस्ट आफ्टर 15 ईयर्स। 15 साल के बाद, अभी तक जो बात हुई है, मैंने क्या कहा, हम 2008 वाले बिल की बात कर रहे हैं, जो कि कब पास हुआ था? 2010 में राज्यसभा से पास हुआ था। 108th अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग। ओके, 108th अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ था कि 15 साल, ठीक है, 15 साल तक ये बिल रहेगा, उसके बाद इसे सीज कर दिया जाएगा, बंद कर दिया। मैंने अभी आपको बताया क्या, अभी ये नीचे है, ठीक है, ये मान लो महिला वर्ग है, इनको अभी अपलिफ्ट करने की बहुत ज़रूरी है। ये ऊपर आ गए, बराबर हो गया, 15 साल का टाइम मिल गया, बराबर हो गए, अब ये हटा देंगे। अब बात होगी इक्वलिटी की।
अब फाइनली बात होगी इक्वलिटी की। अब आप अपने मेरिट्स पे अब आप अपना जोर लगाओ, जोर दम लगाओ और अब कॉम्पीट करो, अब कंपटीशन में उतरो। आगे चलते हैं। अब क्या है, लोकसभा में 78 वुमेन है। अगर बात करूं, मैंने अभी आपको कहा क्या है, बहुत ही कम भागीदारी है महिलाओं की अगर बात करें, ओके, बहुत ही कम भागीदारी है। और सिर्फ इसलिए नहीं है कि महिला इंटरेस्टेड नहीं है, बहुत इंटरेस्टेड है, पर क्या होता है कि एक मेल डोमिनेटिंग टाइप हो जाता है कि अब ऐसा है कि क्या बताऊँ मैं आपको, एक सेकेंड, आगे एग्जाम्पल लेते हैं हम पंचायत से रिलेटेड। ओके, पंचायत से रिलेटेड तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, पहले ये डिस्कस करते हैं। 78 वुमेन, ठीक है, टोटल 543, अभी मैंने बताया लोकसभा में सीट्स कितनी होती है 543, उसमें टोटल 78 वुमेन है। अगर बात करो तो लगभग 15%। ओके, एक बार देख लो, नंबर 543 टोटल है और वुमेन्स कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 78%। और वही अगर मैं राज्यसभा की भी बात करूँ तो राज्यसभा में भी वैसे ही है, लगभग 14% के लगभग महिलाएं हैं। ओके, बहुत ही कम महिलाओं का भागीदारी बहुत ही ज़्यादा कम है, इसलिए बिल लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, और कुछ स्टेट्स की बात करूँ जहाँ 10% से भी कम है, कितना है, ओके, 10% से भी ज़्यादा कम है, तो वो स्टेट्स कौन से हैं, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा एंड पौंडीचेरी। अगर हम इनकी बात करें तो यहाँ पे जो महिलाओं की भागीदारी है वो कितनी है, 10% से भी कम है। मतलब अगर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि लगभग अगर अपन मानते हैं तो 15%, अगर आप पूरा एवरेज मानो, स्टेट वाइज एवरेज मानो ना, तो 7 से 8% है। ओके, 7 से 8% है जो महिलाओं की भागीदारी। तो आप यहाँ देख सकते हो 10% से भी कम है इन स्टेट्स का। ओके, अब हम बात करते हैं कुछ जिनके लगभग 10% है, कुछ स्टेट्स जिनके लगभग 10% है, तो वो कौन से 10 से 12% वाले कौन से हैं, बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली। ठीक है, यहाँ पे जो MLA है यहाँ भी कोई बहुत अच्छा नंबर नहीं है, 10-12% है। और जो सबसे टॉप वाले स्टेट्स है जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर है वो भी कितना है, 13%, 14.44%, 13%, 14%, 12%। समझ रहे हो, मैं 100 में से 12, 13 या 14 अगर हम माने तो इतनी महिलाओं का इतनी ही भागीदारी है, लड़कियों की इतनी भागीदारी है। ओके, और वो सबसे हाईएस्ट स्टेट्स कौन से हैं, सबसे टॉप पे छत्तीसगढ़, सेकंड वेस्ट बंगाल, थर्ड पे है झारखंड। यहाँ पे 14.44 यानी 14.44%, यहाँ है 13.7% और यहाँ है 12.35%। ओके, नेक्स्ट, अब है प्रोज एंड कॉन्स। अगर ये अमेंडमेंट बिल आ जाता है, अगर ये बिल आ जाता है, ठीक है, यही मानते हैं अगर बिल आ गया तो क्या इसके सिर्फ फ़ायदे ही हैं, कोई नुकसान, हर एक चीज़ का फ़ायदा होता है, हर एक चीज़ का नुकसान होता है। ठीक है, तो अब हम इसके प्रोज और इसके कॉन्स यानी क्या क्या इसके आपके फ़ायदे हो जाएंगे। ओके, क्या क्या फ़ायदे हो जाएंगे और क्या क्या हानि हो जाएगी, इसके क्या क्या हानि होंगे हमारे। तो ठीक है, सबसे पहले फ़ायदों की बात करें तो इसमें क्या, नेसेसिटी अफर्मेंट, ये क्या करेगा, सकारात्मकता बताएगा। सकारात्मकता मीन्स ये क्या करेगा कि आपके बताएगा कि आप ये महिलाओं को एक बहुत अच्छा एक अपलिफ्टमेंट देगा। ओके, ये बहुत अच्छी बात होगी महिलाओं के लिए कि उनको एक पुश मिल रहा है कि अब वो इतने बड़े फील्ड में उनको एक जगह मिल गई है, अब वो वहाँ अच्छे से अपने हिसाब से काम कर सकती है, वो अपने मुद्दाओं को लेकर आ सकती है कि महिला वर्ग को क्या चाहिए। ठीक है, उन सब चीज़ों पे बात करेगी। सम रीसेंट स्टडीज, कुछ रीसेंट स्टडी, अभी मैंने कहा आपको पंचायत से रिलेटेड, फिर मैं एग्जांपल बताऊंगी आपको। तो हम पंचायत से बात करते हैं। आपको पता है कि गवर्नमेंट ने पंचायत, जो गांव में पंचायत होती है उस पर सीट कर दिया, जो सरपंच होगी वो कौन होगी, महिला ही होगी, प्रधान। अगर आपको अपने देखा है, एक वेब सीरीज आई थी, अमेजन प्राइम की वेब सीरीज आई थी, क्या नाम था उसका, हाँ उसका नाम ही पंचायत था। ओके, उसका नाम ही पंचायत है। उसमें प्रधान जी होते हैं, प्रधान जी, अगर मैंने भी बोला होगा, अगर आपने ये सीरीज देखी है तो प्रधान जी में आपको याद आए होंगे, वो प्रधान जी जो मेल मेंबर पुरुष होते हैं उस पर एक्चुअल में उस समय भी अगर आपने सीरीज देखी है तो आपको पता है कि उसमें प्रधान जी जो होती है वो फीमेल होती है, उनकी वाइफ होती है, पर वो क्या एक कठपुतली टाइप होते हैं, है ना। तो यही चीज़ चल रहा था पंचायत में। पर यहाँ क्या बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है पंचायत में, अब देखो कि एलोकेशन, उनको वुमेन्स को अपलिफ्टमेंट मिल रही है, वुमेन्स के लिए सीट फिक्स कर दी है, तो अब क्या होगा, उनको एक रिसोर्स मिल जाएगा, उनको एक
वे मिल जाएगा कि अब वो अपनी बात रख रही है। पर अगर मैं उसी पंचायत की बात करूँ, अगर मैं इसको कॉन्स में लूँ यानी हानि में लूँ, तो क्या होता है, नाम की वो प्रधान थी, है ना। अब पंचायत की बात करो तो नाम की वो प्रधान थी, एक्चुअल में जो सारा रूल करता था उसके पति सारे फैसले लेते थे कि अभी गांव में क्या होगा, कहाँ लाइट्स लगेगी, कहाँ बिजली आएगी, क्या रोड बनेंगे, जो भी है सारे फैसले तो प्रधान जी लेते थे। प्रधान जी मीन जिन सीरियल के अकॉर्डिंग प्रधान जी जो मेल थे, पर एक्चुअल में प्रधान जी के पोस्ट पे कौन थी, उनकी वाइफ थी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अब है ओपोनेंट्स, यानी कि जो विपक्षी हैं। विपक्षी क्या कह रहे हैं, ये क्या करेगा कि मेरिट्स नहीं बताएगा, ये कहेगा कि अगर एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा वुमेन्स को, मान लो कि मैं इलेक्ट होकर आई हूँ एक रिजर्वेशन पे, ठीक है, रिजर्वेशन पे इलेक्ट होकर आई, आसपास जो है सब लोग मेरिट की बेसिस पे इलेक्ट कराएं, तो अगर मैं कोई अच्छी बात भी कहूँगी तो क्या गारंटी है कि वो मेरी बात सुनेंगे। क्या पता वो मुझे ये कह दे कि तुम तो रिजर्वेशन पे आई हो, हमारी बात सुनो, यही चीज़ है, आप अपना ध्यान से बैठो, बस इतना, आप अपनी कुर्सी संभालो, हमारा देखो, ऐसा। ठीक है, तो क्या ज़रूरी है कि मतलब एक्सेप्टेंस क्या है कि उनको मिल ही जाएगा, कि उनको वो इज्जत मिल जाएगी जो बाकी लोगों को मिल रही है, क्योंकि ये माना जाएगा कि उनको अपनी मेरिट के बेसिस पे नहीं आई है, वो रिजर्वेशन के बेसिस पे आई, उन पे इतनी स्किल नहीं है कि वो इसलिए आई है, वो क्या बस रिजर्वेशन है इसलिए वो महिला यहाँ पे आई है। दे ऑल्सो कंटेंट दैट द पॉलिसी डाइवर्स अटेंशन फ्रॉम द लार्जर इशू। ऑपोजिशन का ये भी कहना है कि जो सरकार है, जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, अभी क्या चल रहा है, क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन चल रहा है, यानी कि पॉलिटिक्स में बहुत हेराफेरी होती है, सबको पता है। तो उन सब चीज़ों, वैसे बड़े बड़े मुद्दों को, इनर पार्टी जो पार्टी के अंदर ही बहुत सारा भ्रष्टाचार चल रहा है, उन सब बड़े बड़े मुद्दों की जगह अभी सरकार ये वुमेन वाले मुद्दे पे बात कर रही है, तो ये मुद्दा अभी फिलहाल इतना ज़रूरी भी नहीं है, ऐसा ऑपोजिशन का कहना है। और हम बात करें तो क्या है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पार्लियामेंट रेस्ट्रिक्ट द चॉइस ऑफ वोटर्स फॉर वुमेन कैंडिडेट्स। अब क्या हो जाएगा कि जैसे ही फिक्स है कि ये सीट है, अब इस सीट वुमेन के लिए रिजर्व्ड है। ओके, अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, ये सीट वुमेन के लिए रिजर्व्ड है। अब वोटर्स के पास चॉइस ही नहीं बचेगा। मैंने क्या कहा, हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री, हमारे पास राइट्स है कि हम क्या करना चाहते हैं, हम हमारे वोटर जो रिप्रेजेंटेटिव है, हम हमारे जो हम पे कौन राज करेगा, मीन्स राज नहीं करेगा, हमारे लिए कौन फैसले लेगा, हमारे पास पूरी ताकत है कि हम उसे चूज़ करें, हम वोट दें। तो अब यहाँ पे वुमेन के लिए ये सीट फिक्स कर दी है। अगर सीट फिक्स कर दी है तो हमारे पास चॉइस ही नहीं बचता है, हमें इन्हीं को इलेक्ट करना पड़ेगा। या मान लो दो वुमेन और आ गई, एक ये है और एक ये है, इन दोनों में से हमें किसी को इलेक्ट करना पड़ेगा। सही तो नहीं है ना, क्या पता यहाँ इसके पहले कोई मेल मेंबर हो। ओके, इसके पहले कोई मेल हो, ठीक है, वो यहाँ बहुत अच्छे से सारा कुछ ध्यान रख रहे हो, कब रोड लाइट्स जो भी ज़रूरत का सामान है उनके सिटीजन्स का, वो सब कुछ ध्यान रख रहे हो। पर अब ये सीट किसी वुमेन को मिल गई है, वुमेन के लिए रिजर्व हो गई है, तो अब ये तो चला गया। ओके, ये तो मेल के लिए तो चला गया, अब क्या इन्हीं को चूज़ करना पड़ेगा, गलत ही है एक तरीके से। तो ये कहा है ऑपोजिशंस का, ये भी कहना है रोटेशन बहुत ज़रूरी है। अभी हमने बात करी थी, रोटेशन बहुत ज़रूरी है इसमें, कि अगर फिक्स हो जाएगा कि यहाँ वुमेन ही आएगी इस सीट पे, तो काम नहीं करेगी। क्यों करे, जब आपको पता है कि आप ही हो, आप फिक्स्ड हो, आप कुछ करो या ना करो, आप फिक्स्ड हो इस जगह के लिए, तो आप क्यों एफर्ट्स डालोगे जब आपको पता है कि क्या पता अगले साल मैं यहाँ रहूँ, मुझे कहीं और भेज देंगे, या पता नहीं मुझे कहीं नहीं भेजेंगे, मुझे निकाल देंगे। जब ऐसी चीज़ें होती है ना, तब हमें काम करने में मज़ा आता है। तो इसलिए क्या है, रोटेशन मीन्स प्रत्येक चुनाव में अलग अलग सीट्स, अलग अलग जगह पे ये चीज़ प्रोवाइड करनी, सीट रिजर्वेशन प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। मीन्स अगर अभी यहाँ पे वुमेन्स की है, बाकी जगह मेल है, तो अगली बार यहाँ से वुमेन्स का हटा के यहाँ पे वुमेन की सीट लगा देंगे। ओके, यहाँ पे वापस मेल आ गए, समझ रहे हो, ये है पॉइंट इसके बारे में। अब आगे, ठीक है, चलो इतना ही है। एवरी इलेक्शन मे रिड्यूस द इंसेंटिव फॉर MP टू वर्क फॉर हिज कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या होगा, जैसे ही क्या होगा, इंसेंटिव बढ़ाएगा उसके अगले इंसान जो MLA है, MLA के अंदर क्या बढ़ाएगा कि वो काम करना चाहेगा, उसको पता है कि अब वो नहीं करेगा तो ये सीट जाएगी उसके हाथ से। और एक सीट कितनी इंपॉर्टेंट होती है MLA से, ये एक पॉलिटिशियन को पता होता है। ओके, होप ये छोटा सा सेशन आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और अगर कुछ भी हो, कोई भी डाउट हो, कुछ और चाहिए हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। ओके।